और हम लोग हैं गाजीपुर बॉर्डर। गाजीपुर बॉर्डर पर जैसा आपको मालूम है कि किसान आंदोलन चल रहा है और हमारी कोशिश रहती है कि रोज़ आपको नई नई बातें किसान आंदोलन की जो यहाँ घटनाएं घट रही हैं उनसे संबंधित बातें आप तक पहुँचाई जाएँ। आपको मालूम होगा कि ये अलवर में राजस्थान में राकेश टिकैत जो किसान नेता हैं उन पर हमला हुआ और जिस आदमी ने हमला किया उस आदमी का क्या नाम था? आदमी का नाम था कुलदीप यादव, जो कि भारतीय जनता पार्टी की जो छात्र विंग है उसका अध्यक्ष है। मेरे साथ आज 2 यादव किसान हैं, वो भी यादव और ये 2 यादव किसान यहाँ जो राकेश टिकैत के आंदोलन में, किसानों के आंदोलन में राकेश टिकैत जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े। अब बस मैं यही जानना चाहता हूँ कि उस कुलदीप यादव में और इन 2 यादवों में क्या फ़र्क है? जाति तो एक ही है ना, विचारधारा में क्या फ़र्क है? क्या फ़र्क है, पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम किशनपाल यादव है। फर्क किस चीज़ का पूछ रहे हो? मैं कहने का मतलब ये है कि वो एक यादव था, वो किस विचारधारा से जुड़ा हुआ है? अगर वो से यादव ने अगर राकेश टिकैत जी पे हमला किया, अगर वो इस यादव से जोड़ रहे हो और मैं नीरव मोदी को अगर प्रधान नरेंद्र मोदी जी से जोड़ देते हैं तो मेरे पे हमलावर हो जाते हैं लोग। अगर मैं ये कहता हूँ कि जो माल भागने वाला लेने वाला है वो नरेंद्र मोदी जी का रिश्तेदार है क्योंकि वो नीरव मोदी है, तो आप भी नाराज हो जाते हो, सरकार भी नाराज हो जाती है, ढूंढने लग जाती है, बहुत देरी दिक्कत हो जाती है क्योंकि वो नीरव मोदी, उसे सरकार और मीडिया क्यों नहीं दिखाती है कि ये नरेंद्र मोदी का रिश्तेदार है। अगर एक यादव ने हमला किया, मैं उस यादव को यादव कम्युनिटी से आप क्यों जोड़ के दिखा रहे हो? अगर यादव यहाँ जोड़ रहे हो तो वहाँ भी यादव जोड़ो। मैं ये कह, लोग ये कह रहे हैं कि यादव तो टिकैत किसान आंदोलन में है नहीं, यादव तो विरोध में और यादव ने तो हमला किया है। लोग नहीं कह रहे, लोग नहीं कह रहे, वो लोग कह रहे हैं जो आंदोलन से परेशान है, वो लोग कह रहे हैं। क्या हम अपनी जाति बता के आना मेरा जरूरी है? मैं तो नहीं समझता। मैं इस आंदोलन में पहले दिन से आ रहा है और मैं 1000 आदमी गिनवा दूंगा जब से अब तक, और 50 आदमी अभी यहाँ घूम रहे हैं। तो मैं मेरे कहने का मतलब ये है कि ये आंदोलन, जाति हमारी एक है किसान और धर्म मेरा है हिंदुस्तान। ये जातियों पे मत जाओ। अगर जातियों पे जाते हो तो जो विदेश से लोग पैसा लेके भागे हैं नरेंद्र मोदी के रिश्तेदार, उन जातियों पे भी आपको जाना पड़ेगा क्योंकि भगाए हुए इनके हैं। हमारे हाथ में सत्ता नहीं है। हमारा कोई भाई नीरव मोदी नहीं है, ना कोई नीरव यादव है जो विदेश में भाग गया है। हम सब किसान हैं। हमारी पृष्ठभूमि में अगर आप खोजोगे तो मैं किसान का बेटा हूँ, मेरे पिताजी आर्मी में थे। ये सब किसान कहीं ना कहीं जुड़े, किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का चाचा, ये सब कोई देश की सीमा पे लड़ रहा है तो कोई अपने खेत में लड़ रहा है। आपने कहा कि हमारे जो हम कोई पैसा लेकर के नहीं भागे, तो आपको पैसा दे कौन रहा है? अरे दे कौन रहा है? आप श्रीमान जी भैंस लोन पे ले लोगे, आपकी भैंस खोल ले जाएंगे। भैंस खोल ले जाएंगे, ये बात ठीक है, लेकिन गलती हमारी है ना। हमने इनको जो बड़ा पैसा, बड़े खजाने का मालिक बना दिया, ये चिंदी चोर थे जिनको हमने देश पर बिठा दिया। इन्होंने हमसे, हमारे पास धोखा कहाँ हुआ? हमारे पास धोखा ये हुआ कि हमसे ये कहा गया था मैं गरीब माँ का बेटा हूँ, हमसे ये कहा गया था कि मैं चौकीदार बना लो। लेकिन गलती वहाँ हो गई कि चौकीदार जो देश का हिटलर बन बैठा और हमें पता नहीं चला कि ये हमारे बीच में जब आता है, आज भी आता है, आज भी अगर इलेक्शन होता है तो आज भी चौकीदार बनने का नाटक करता है और आज भी अपनी माँ को घरों में बर्तन धोने की बात करता है। लेकिन ये सही में तो अब ये किसान को और देश के नौजवान को पता चला कि हिटलर ये बैठा था अडानी अंबानी की गोद में, लेकिन किसान नहीं, किसान बोला है। इस देश का किसान, संविधान को इस सरकार ने, किसी ने देश के संविधान को नहीं पढ़ाया। क्यों नहीं पढ़ाते? इसलिए नहीं पढ़ाते। धर्म तो पढ़ा रही है ना, धर्म से रोटी मिल रही, धर्म से रोजगार मिल रहा है। मोदी जी तो हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं। चलेगा? धर्म से देश चलेगा? धर्म से तो सरकार बन गई। सरकार ही बन सकती है, सरकार बन सकती। मुझे एक बता दो, कोई ये धर्म चिल्लाते रहे, इन्हें कोई 10 रुपए देने वाला हो। एक जो मंदिर बना दिया धर्म के नाम पे, वोट लूट लिया, लेकिन हुआ क्या? ये तुम्हारे सामने जो छात्र खड़े, ये नौजवान खड़े, ये सब नौकरी के लिए खड़े। धर्म से इन्हें कितनी नौकरी मिल जाएगी? अरे भाई साहब, मुझे ये बताओ यादव जी, आप नहीं समझ रहे सरकार की पॉलिसी। ये भाई एमटेक करने के बाद में सरकार की पॉलिसी आप समझ लो, मुझे नहीं समझनी। मैं बता रहा हूँ ना, मुझे किसान की पॉलिसी, मैं बता रहा हूँ ना, बता रहा हूँ ना आपको, मुझे किसान की पॉलिसी समझनी। सरकार की पॉलिसी, सरकार को मुबारक हो। सरकार हमने 5 साल चुनी थी और वो गलती से दोबारा आ गई। अब ये मैं देखता हूँ ये सरकार आती कैसे है। ये बंगाल से शुरू हो रहा है और उत्तर प्रदेश में इनसे 2-2 हाथ होंगे अब, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो किसान की बात करेगा वो देश उत्तर प्रदेश पर राज करेगा। अभी 2024 दूर है, लेकिन असली लड़ाई एक जवान, एक किसान, चाहे हमें ईवीएम रखानी पड़े, चाहे हमें वोट रखाना पड़े, चाहे इनका हमें कुछ भी रखाना पड़े, लेकिन असली लड़ाई शुरू हो गई अब। अच्छा। क्योंकि किसान के साथ धोखा हुआ है। किसान के साथ गरीब बन के आया था और ये अमीरों का सरदार निकला।
ये काला धन लाने की बात करा था और इसने काला धन अपने दोस्तों को विदेश में भगाया है। आपने कहा, यादव जी ने कहा अभी कि सरकार मतलब रोजगार के लिए तो रोजगार चाहिए, पढ़े लिखे के लिए रोजगार चाहिए। एमटेक बीटेक करने के बाद में अगर कोई छात्र, अगर कोई स्टूडेंट, अगर कोई विद्यार्थी सरकार के पास नौकरी मांगने के लिए जाता तो लाठियाँ मिलती हैं, और अगर कोई कावड़ लेकर के आता तो मुख्यमंत्री जी फूल बरसाते हैं। तो कहाँ पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है, अनपढ़ों की जरूरत है, भक्तों की भाई देखिए, इसमें कहीं ना कहीं जो गलती है वो गलती हमसे 2014 में हुई, क्योंकि हम लोग इनके झूठे मंसूबों में फंस गए। हम लोग उन जुमलों में फंस गए जब प्रधानमंत्री जी ने बोला था, मोदी जी ने, कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, हम काला धन लेके आएंगे। तो हमारी जो देश की जनता है, हम लोग क्या है कि साक्षर है, शिक्षित नहीं है, हमें शब्दों का ज्ञान है, लेकिन हम कहीं ना कहीं विषय जो ज्ञान होता है ना, उसमें अभाव है हमारे अंदर। हम अभी भी जो बाकी देश की जो शिक्षा व्यवस्था है, शिक्षा प्रणाली है, उससे हम बहुत पीछे हैं। और इस व्यवस्था को पीछे करने में कहीं ना कहीं पिछले 7 साल में बीजेपी का पूरा योगदान रहा है। बीजेपी ने शिक्षा नीति पे कोई भी काम नहीं किया, शिक्षा नीति को कमज़ोर किया है। बीजेपी ने रोजगार की दिशा में कोई काम नहीं किया। हाँ, बीजेपी ने काम किया है, बीजेपी ने धर्म के आड़ में जो है लोगों के बीच में अंधविश्वास फैलाने का काम किया है। बीजेपी ने धर्म और जाति की आड़ में लोगों के बीच में नफरत फैलाने का काम किया है। बीजेपी ने धर्म की आड़ में लोगों के बीच में आपस में जो विश्वास था, भरोसा था, उसको खत्म करने का काम किया है। लेकिन इस आंदोलन से, किसान आंदोलन से आप देख लीजिए कि लोगों के बीच में जो आपसी मनबैर, जो बैर हुआ करता था, वो चीज़ धीरे धीरे दूर होना शुरू हो रही है। अब आदमी यहाँ पे, मैं भी यहाँ पे शुरू से हूँ, पहले दिन से हूँ। अब हम लोग एक दूसरे की जात नहीं पूछते कि, और जबकि किसान आंदोलन से पहले हम लोगों को ऐसे लगता था कि ये उस जाति का तो है, तो हो सकता है हमारे विचार इससे ना मिले, क्योंकि हमें मीडिया वही चीज़ दिखा रहा था। हमें जो हमारे प्रधानमंत्री थे, जो मुख्यमंत्री थे, वो हमें वही चीज़ दिखा रहे थे कि ये उस धर्म का है तो इसकी निष्ठा इस देश के प्रति नहीं होगी, ये उस जाति का है तो इसकी निष्ठा उसके प्रति नहीं होगी। लेकिन जब हम इस आंदोलन में जुड़े और 4.5 महीने लगभग होने जा रहे हैं, अब हम लोगों के बीच में जो ये मीडिया ने भ्रमजाल फैलाया था, जो बीजेपी ने भ्रमजाल फैलाया था, बीजेपी हो या आरएसएस हो, ये शुरू से देश को तोड़ने का काम करते रहे। ये लोग हमेशा अंग्रेजों वाली पॉलिसी पे चलते रहे हैं, डिवाइड एंड रूल। ये देश को जाति में, धर्म में, वर्ण में और समुदाय में बांट के राज करने की नीति पे काम करना चाह रहे हैं। लेकिन ये एक चीज़ भूल गए हैं कि इस देश की जो जड़ है, जो मूल है, वो किसानी है। इनको किसानी पे हमला नहीं बोलना चाहिए था, इन्होंने इस देश की जड़ पे हमला बोल दिया और यहीं ये मार खा गए। अब देख लीजिए, देश का इतिहास रहा है, इससे बड़ा आंदोलन आज तक कभी ना हुआ है और ना होगा। और ये आंदोलन बीजेपी की चूल्हे हिला देगा, आरएसएस का नामो निशान मिटा देगा। और जो सरकार इस समय घमंड में है ना, मद में चूर है, ये देख लीजिएगा, मद तो रावण का नहीं चला, कंस का नहीं चला, तो ये है किस खेत की मूली। इनको तो यहाँ का जो किसान है, किसान ही ने तो वोट दे के इनको पहुँचाया था ना शासन सत्ता पे। किसान से जब इन्होंने झूठे वादे किए थे कि जब हमारी सरकार बनेगी तो 100 दिन के भीतर हम इस पे एमएसपी पे लिखित कानून बना देंगे, किसानों के लिए हम जो है डीएपी जो है सस्ती कर देंगे, किसानों को फ्री बिजली देंगे, किसानों को फ्री पानी देंगे। अब किसान समझ रहा है इनकी बात को, किसान इनकी सारी चाल को समझ रहा है कि ये काम तो कर रहे हैं लेकिन व्यापारियों के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा, सरकार चाहती क्या है? सरकार में जो बैठे लोग हैं वो चाहते क्या हैं? कभी दलित एट्रोसिटी एक्ट के नाम पर दलितों पर हमला, कभी एनआरसी के नाम पर मुसलमानों पर हमला, अब 3 काले कानून ला करके इस देश के जो 50% आबादी किसानों की उस पर हमला। ये जो 80% 90% लोग जो SC ST OBC माइनॉरिटी, इन पर बार बार हमला हो रहा है, इकट्ठा क्यों नहीं रहे, समझ क्यों नहीं रहे? देखिए, सरकार, मैंने आपको पहले कहा, सरकार हमेशा बांटने का काम कर रही है, क्योंकि सरकार जिन मुद्दों को, जिन चुनावी जो इनके मैनिफेस्टो था, जिन मैनिफेस्टो को बोलकर सरकार सत्ता में आई थी, वो मैनिफेस्टो पूरा करने में ये पूरी तरीके से नाकाम रहे, क्योंकि इन्हें काबिल लोग पसंद नहीं है। आज की तारीख में जो हमारा गवर्नर है RBI का, वो भूगोल से MA है। कोई भी आदमी जियोग्राफी से अगर MA होगा तो उसे वित्तीय मामलों की जानकारी कैसे होगी? ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। अब जो हमारी वित्त मंत्री महोदया है, वो पिछली सरकार में 2014 से 19 के बीच में रक्षा मंत्री थी। तो इन्हें काबिल आदमी नहीं चाहिए बीजेपी को, इन्हें चाटुकार चाहिए जो इनकी हाँ में हाँ मिलाता रहे। अब लेटरल एंट्री के जरिए ये क्या कर रहे हैं,
जो सचिव नियुक्त किए जाते वो सीनियर आईएएस ऑफिसर होता था, जिसके रिटायरमेंट को 4 साल 5 साल रह जाते थे और जिसे कम से कम 20 साल 25 साल का प्रशासनिक सेवा का तजुर्बा होता था। उसे आम आदमी के दर्द का एहसास होता था, क्योंकि वो हर जिले में, हर सूबे में, हर तबके के, हर तरह के आदमी की आम समस्याओं से होकर गुजरता था। अब इन्होंने क्या काम किया कि लेटरल एंट्री के जरिए पीएसयू से और प्राइवेट सेक्टर से जो इनके चमचे उनको उठा के बैठा दिया। वो क्या काम करेंगे, उनके अंदर काबिलियत नहीं है तो वो जो फाइल पहुंचेगी उन फाइलों पे साइन करेंगे। और सरकार की नब्ज किसने पकड़ रखी है? आरएसएस ने। आरएसएस की नब्ज किसने पकड़ रखी है? व्यापारियों ने। तो इस देश को व्यापारी चला रहे हैं। इसी बीच में मैं आपको एक बात और बताना चाह रहा हूँ, जो फ्रांस की मीडिया ने अभी पर्दाफाश किया है कि 1 मिलियन यूरो, यानी कि समझ रहे हैं अरबों रुपया जो है राफेल की दलाली में खाया गया था। अब आप बताइए कि हमारी मीडिया ने तो उस चीज़ को नहीं दिखाया। विपक्ष के जिन नेताओं ने सवाल किए राफेल को लेके, प्रधानमंत्री जी की विश्वसनीयता को लेके, एचएएल को ये जो है कॉन्ट्रैक्ट मिलना चाहिए था, एचएएल को ये कॉन्ट्रैक्ट ना दे के करोड़ों अरबों रुपए का पार्टी फंड लेके अंबानी को इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। पिछली जो कांग्रेस सरकार थी उसमें ये सौदा 500 करोड़ रुपए में होना था। अब वही राफेल 1700 करोड़ रुपए में खरीदा गया। 3 गुनी कीमत में ये राफेल खरीदा गया। विपक्ष का जो भी नेता इस पे बोला उसको इन्होंने गद्दार देशद्रोही घोषित किया, उनको सोशल मीडिया पे ट्रोल करने की कोशिश की। तो अब मैं सरकार से सवाल करना चाह रहा हूँ कि अब जब विदेश की वो निष्पक्ष मीडिया ये बता रही है कि 1 मिलियन जो यूरो इसकी दलाली में खाया गया है, तो अब सरकार के जो प्रधानमंत्री जी हों, वित्त मंत्री जी हों और जो भी जो मीडिया वाले हैं, तो अब इस पर क्या बोलेंगे वो? नहीं, तो देश का मीडिया तो नहीं दिखा रहा ना। मीडिया कहाँ दिखा रहा? अब आपको पता है, कितने लोगों को पता है जानकारी? नहीं, ये जानकारी फैल रही है। आज ट्विटर पे आप देखिए टॉप ट्रेंडिंग है और ये आप लोगों का अब ये कर्तव्य बनता है कि इस खबर को चलाते रहें बराबर, जब तक ये खबर गांव-गांव तक, शहर-शहर तक और एक-एक जनमानस तक ना पहुंच जाए, क्योंकि ये कोई आम घटना नहीं है। हमारे रक्षा सौदे में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, अरबों रुपए का। जो आदमी, जो प्रधानमंत्री या जो सरकार हमारे देश के साथ इस तरह की गद्दारी कर सकती है, तो सोचिए वो किसानों के लिए क्या करेगी। ये कह रहे हैं ना कानून में काला क्या है, अरे इनकी नीयत ही काली है, इनके मंसूबे ही काले हैं। ये चाहते नहीं है कि इस देश का जो मूल निवासी है, आम आदमी है, मजदूर है, किसान है, वो चैन की 2 रोटी खा ले, अपने बच्चों को पढ़ा ले, अच्छी शिक्षा दे और जो विदेशों में जो शिक्षा चल रही है उस स्तर तक पहुंच पाए। आप आंकड़े देख लीजिए, 2014 तक हमारे कितने बच्चे विदेशों में जाते थे सरकार की फंडिंग से। अब वो फंडिंग 2000 करोड़ रुपए से कम करके 500 करोड़ रुपए कर दी गई है। पहले मेधावी छात्रों को विदेश में भेजने के लिए पिछली सरकारें 2000 करोड़ रुपए फंडिंग करती थी छात्रवृत्ति के नाम पे। इस सरकार ने ये काम किया है, वो छात्रवृत्ति घटा के 25% कर दी, अब वो 500 करोड़ रुपए रह गई है। तो इससे देश का विकास होगा? हमारी मंदिर तो बना दिया ना। मंदिर से क्या होना है आप बताइए? मंदिर से क्या होना है? मंदिर से ज्ञान बढ़ेगा, मंदिर से 2 वक्त की रोटी मिलेगी। मंदिर किसके लिए? जो अयोध्या में आप ये कर रहे हो ना, दिए चला देते हो होली दिवाली पे, तो इससे किसका भला होना है? कुंभ में आप करोड़ों अरबों रुपया खर्च कर देते हो, उससे किसका भला होना है? पिछले 1 साल में देख लीजिए, कोरोना में अगर यही काम सरकार मंदिरों और इन पे ना करके 150 अस्पताल हर राज्य में खुलवा देती, तो कोरोना में जो हमारे भाई सही मारे गए और जो आज की डेट में हमारी जो चिकित्सा व्यवस्था है वो सबसे ज़्यादा दयनीय हालत में है। शिक्षा और चिकित्सा इस समय देश में सबसे ज़्यादा दयनीय हालत में है। शिक्षा और व्यवस्था स्वास्थ्य जो है वो सबसे ज़्यादा दयनीय हालत में है, क्या कहोगे? देखो, शिक्षा और व्यवस्था की अब इस देश में जरूरत नहीं है, क्योंकि मोदी जी रहे तो इसलिए जरूरत नहीं है कि उनके पास एक धर्म की ऐसी पुड़िया है, जो हमारी धर्म की और जाति की ऐसी पुड़िया है कि जब वो चुनाव में आएंगे तो इनको चटा देंगे और ये मदमस्त हो जाएंगे सब। इसलिए एक पढ़ा लिखा हमारे देश में तबका है, मैं ये कहूँ कि वो जो अनपढ़ों से भी ज़्यादा अनपढ़ है, जो हमारे देश में एक पढ़ा लिखा तबका है। हमने बहुत बात करी, अभी तुम किसी पढ़े लिखे लड़के से बात कर लो, इस सरकार की एक भी पॉलिसी नहीं बता सकता। क्यों? कि मोदी जी की सही जानकारी उसे है नहीं। उसे ये पता है कि मेरा विदेशों में डंका बज रहा है। अरे विदेशों में डंका तो आरएसएस वाले जाके बजा देते हैं। देश की में दौलत की तो कमी है नहीं, कमा के तो ये दे रहे हैं ना। तो वहाँ जाके डंका बजाने के लिए क्या चाहिए? आज सोशल मीडिया पे बस नेट चाहिए 2 GB,
लेकिन हमारे देश में जब तक ये धर्म का नशा रहेगा, ये सब नशे से ग्रस्त हैं। पूछ लो, ये सब नशे से ग्रस्त हैं। आप नशे की पुड़िया हर भारतीय जनता पार्टी के उस नेता की जेब में है जिसे वो सफल नेता मानते हैं और जिसे वो अपने आप को बहुत बड़ा नेता मानते हैं, और उसके सबसे बड़े सरदार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, और दूसरा एक सरदार योगी आदित्यनाथ को ये तैयार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम की पूरी तैयारी चल रही है और वो धर्म का नशा बांटा जा रहा है, और इन्हें नशा बस पूरा होने पर देरी है। 2022 में वो नशे से इतना गिरफ्त कर दिया जाएगा इनको कि ये मुसलमानों के लिए फरसा लेके घूमेंगे और मुसलमान हिंदुओं के लिए फरसा लेके घूमेगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि नशा तुम्हारा बहुत हो गया। तुम घरों से उठ के जमीन खेत पे पहुँच गए और खेत से उठ के फुटपाथ पे आ गए। नशे की पुड़िया लेना बंद कर दो। अब तुम्हें राष्ट्र की पुड़िया लेना शुरू कर दो, अपने तरक्की की पुड़िया लेना शुरू कर दो। ये भारतीय जनता पार्टी तुम्हें बर्बाद करके छोड़ेगी। नशे की पुड़िया जब तक बांटती रहेगी, शिक्षा की बात नहीं करेगी, पढ़ाई की बात नहीं करेगी, रोजगार की बात नहीं करेगी। अगर गंगा के नाम से तुम्हें ठगा गया तो मुझे 1 इंच बता दो कहीं गंगा साफ हुई हो। मंदिर के नाम से ठगा गया तो मुझे बता दो मंदिर में कितने पुजारियों को लाभ मिलने वाला है। मुझे ये बता दो कि धर्म के नाम पे हमने सबने अपने घरों में मंदिर बना लिए हैं और रोज पूजा करते हैं कि कितनों को भगवान रोज प्राप्त होते हैं। भगवान हमारे दिल में है, और जब तक ये लोग नहीं समझेंगे, हमारे देश में जो कोल्ड ड्रिंक के साथ ब्रेड खाने वाला एक तबका है वो सुधर जाए तो अच्छा है। नहीं वो तो जो 2 रोटी 4 खा रहे हैं, लेकिन उनकी आने वाली नस्लें 2 रोटी के लिए तरस जाएंगी। ये समय अगर भारतीय जनता पार्टी रही तो हमारे और आपके समय में देखने को मिल जाएगा। यादव जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। मैंने कहा कि मंदिर बन गया और क्या चाहिए। अरे भगवान के सामने तो अगरबत्ती लगाते थे, अब 4 लगाना शुरू कर दो, आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, आपको नौकरी मिल जाएगी, सब कुछ तो मिल जाएगा। भगवान तो सबसे बड़े है ना। भगवान सबसे बड़े हैं अंधभक्तों के लिए, और आपके लिए नहीं है। हमारे लिए तो सच्चाई ये है कि एक राम वो है जो घट घट में वासी है, और एक राम वो जो पत्थर में वासी है। तो हमारा राम जो है वो घट घट में है, पत्थर में नहीं है। ये लोग जो है पत्थर वाले राम की पूजा करते हैं। मुझे ये बताओ कि हमने अपने मोहल्ले में मंदिर बनवाया, वहाँ भगवान सीता माता की और लक्ष्मण की और सीता माता की और राम की मूर्ति लगवाई, भगवान शंकर की मूर्ति लगवाई। क्या भगवान शंकर और भगवान श्री राम अयोध्या में जाएंगे, हमारे मंदिर में नहीं है? मुझे इस बात का जवाब दे दो। अगर भगवान है तो मंदिर हर मंदिर में है, हर जगह। वहाँ मुसलमानों ने तोड़ करके मस्जिद बनाया था, मस्जिद को तोड़ कर मंदिर बनाया जा रहा है, बड़ी बात है। नहीं, फिर वही वाली बात आ गई, तुम मुसलमानों ने तोड़ के बनाया इसलिए वो मंदिर महत्वपूर्ण है। तो महत्वपूर्ण है। तो उस मंदिर को मैं नहीं मानता, उस मंदिर को मैं नहीं मानता जहाँ तुमने हिंदू बताओ। अगर मुझे सुना मेरी बात, अगर ये मुसलमान अगर मर के कहीं और जाता हो और हिंदू मर के कहीं और जाता हो, इन दोनों के रास्ते अलग अलग हो, तो मुझे बता दो मरने के बाद के। यहाँ जमीन पे तो सब भैया धर्म में मत बांटो। फिर मैं समझा रहा हूं। सरकार है कि लोगों को धर्म में बांटना चाहती है, सरकार है कि लोगों को मंदिर मस्जिद में बांटना चाहती है, सरकार है कि लोगों को इंसान को आपस में लड़ाना चाहती है। लेकिन ये इंसान है, ये असली भारत है। सरकार इस वीडियो को देखे, सरकार में बैठे नुमाइंदे इस वीडियो को देखे कि यहाँ हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, सब लोग हैं, तमाम लोग हैं यहाँ पर। लेकिन कोई झगड़ा नहीं है, ना मंदिर के नाम पर ना मस्जिद के नाम पर। तो जो लोग इस भारत की अखंडता को खंडित करना चाहते हैं उनके लिए वीडियो सबक हो सकता है, क्योंकि भारत के तरीके से जिएगा। मैं राहुल नागपाल, गाजीपुर बॉर्डर, कैमरामैन सीएल के साथ।